Hello students, myself Engineer Arvind Thakur. Today I am going to discuss energy aspect of covalent bond. मैं आपको आज यह बताऊंगा कि कोई कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है तो किस तरह से मतलब एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि जो नॉर्मली बच्चों को पूछा जाए कि व्हाट इज मतलब केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, तो बच्चा ये बोलता है कि इट इज हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो कैसे बॉन्ड एनर्जी रिलीज होता है, मीन्स जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी कैसे बाहर निकलता है, ये नॉर्मली समझ में नहीं आता है। तो आज मैं उसी पॉइंट को फोकस करके आपसे कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका मैं टाइटल दिया हूं एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे उसको मैं अपने जितने भी प्रीवियस वीडियोस है उसमें डिस्कस कर चुका हूं, बट आज मैं यह बताने जा रहा हूं कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग मीन्स जब टू एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ऐसा क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एनर्जी बाहर निकलता है और कैसे निकलता है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो आप गौर से देखिए कैसे क्या होता है। तो मैं इस चीज को बताने के लिए ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ग्राफिकल चीजें और ज्यादा क्लियरली समझ में आता है। आप ऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे ओरिजिन है, इस एक्सिस पे मैं डिस्टेंस लिया हूं, डिस्टेंस, इस एक्सिस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिया हूं, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो नीचे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, राइट। अब देखो जी किस तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। टू एटम्स जब एक दूसरे से अनबॉन्डेड रहता है, जब टू एटम्स एक दूसरे से अनबॉन्डेड रहता है तो उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, न उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है न रिपल्सिव फोर्स रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। जब टू एटम्स एक दूसरे से अनबॉन्डेड रहता है तो उस समय उनके बीच में न अट्रैक्टिव फोर्स रहता है न रिपल्सिव फोर्स रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाया हूं, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू चार्ज अगर Q1 Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, टू चार्ज Q1 Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स इक्वल होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यह फोर्स होता है। ये फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, मीन्स व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी फोर्स टेंड्स टू जीरो। इसका मीनिंग यह हुआ कि टू अनबॉन्डेड एटम, जब दो एटम एक दूसरे से अनबॉन्डेड है, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, उस समय उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जीरो रहता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि दोनों एटम एक दूसरे से कितना दूरी पर रहता है जी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक वैसे ही जैसे मान लो दो आदमी पास पास बैठ के भी एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो सकता है, अगर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, इसका मीनिंग हुआ कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। ये प्रैक्टिकली भी है। ऐसे दो आदमी, अननोन आदमी एक दूसरे के पास बैठा है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना दोस्त है ना दुश्मन है, तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मीन्स उसको केमिस्ट्री बोला जा सकता है कि उनके बीच में कितनी दूरियां हैं जी, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक वैसे यहाँ पे है, टू अनबॉन्डेड एटम्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो टेक्निकली अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, क्योंकि फोर्स टू चार्ज पार्टिकल के बीच में तभी जीरो हो सकता है जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, इन्फिनिटी हो। अब ये होता कैसे है, तो देख लो जी, दो एटम्स है, एक एटम यह है, मीन्स दो एटम मैं ले रहा हूं, ए से एटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एटम ए, दोनों एटम हैं, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, दोनों भी एटॉमिक फॉर्म में है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन क्या है, जीरो।
तो टेक्निकली इनके बीच का डिस्टेंस कितना है जी? इनफाइनाइट। मीन्स दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, क्योंकि अभी इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है। मीन्स अनबॉन्डेड एटम के बारे में बोल सकते हो कि अनबॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है जी? इन्फिनिटी रहता है। अब होता क्या है, जैसे ही दोनों एटम स्लाइटली कम क्लोजर आएगा, जैसे ही टू एटम्स स्लाइटली कम क्लोजर आएगा, मींस जैसे ही उनके बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी से थोड़ा कम होगा, कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग उनके बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। उसी फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। गौर से देखिएगा, यह एटम ए है, ये इसका न्यूक्लियस, किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और ये उसका इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा एटम, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका इलेक्ट्रॉन। मींस जैसे ही टू एटम स्लाइटली कम क्लोजर होगा, इन्फिनिटी से जैसे उनके बीच थोड़ा सा कम डिस्टेंस होगा, वैसे उनके बीच में फोर्सेस आर स्टार्टेड टू ऑपरेट। चार फोर्स उनके बीच में लगना शुरू हो जाएगा। वो क्या क्या होगा जी? एक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स, या रिपल्सिव डायरेक्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस तरीका से इफ ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अट्रैक्टिव फोर्स, इफ आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं रिपल्सिव फोर्स, राइट। मींस जैसे ही टू एटम स्लाइटली कम क्लोजर होगा, उनके बीच में फोर फोर्सेस स्टार्टेड टू ऑपरेट। मींस चार फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, दो रिपल्सिव दो अट्रैक्टिव। एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मींस फोर फोर्सेस लगना शुरू हो जाता है। बट नेट अट्रैक्टिव फोर्स is slightly greater than repulsive force, but net attractive force repulsive force से slightly greater होता है। अब net attractive force अगर greater हो गया तो डेफिनेटली एटम एक दूसरे क्या होगा? करीब आएगा, करीब आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही एटम एक दूसरे करीब आना शुरू होता है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने लगता है। सेम सिचुएशन रियल लाइफ में भी होता है। अब देखो जी, यहाँ पे क्लास में फर्स्ट डे क्लास का है, सब अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, सब एक दूसरे से अननोन रहते हैं, कोई किसी को नहीं जानता है। मान लो एक ही बेंच पे दो बच्चा बैठा हुआ है, दोनों अलग अलग जगह का है, अलग अलग स्कूल्स का है, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है। मीन्स दोनों दोस्त है ना दुश्मन है, कुछ भी नहीं है, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जीरो है। मीन्स दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे है जी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। अब क्लास पहला फर्स्ट क्लास है। अब इसमें मान लो कोई एक लड़का बैठे, उसको लगा नहीं वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, मतलब उसको अच्छा लगा। अब ये अच्छा लगा, इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं बता सकता है कि किसको कौन अच्छा लगेगा और क्यों, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, इसका कोई आंसर नहीं है। सेम यहां भी है, दो एटम जैसे ही स्लाइटली कम क्लोजर होगा, उनके बीच में नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो जाता है। उसी तरह से यहां भी है। अब एक लड़का को लगा कि वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, उसको अच्छा लगा। अब किसको लगा पता नहीं, तो अगले दिन वो क्या करेगा जी? नेक्स्ट डे उसके आके पास बैठेगा। पास बैठने का मीनिंग क्या हुआ? उनके बीच का क्लोजनेस और बढ़ गया, मीन्स उनमें थोड़ा और इंटरेक्शन शुरू हो गया, मीन्स उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आना शुरू हो गया। अब यहां पे केमिस्ट्री की दुनिया में जैसे जैसे एटम एक दूसरे के करीब आएगा, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। क्योंकि मैं आपको बताया हूं, मैं आपको सिखाया हूं कि टू चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका मीनिंग हुआ कि दोनों का साइन क्या अपोजिट है। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा।
तो अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है। देख लीजिए Q1 पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, यह होता है। अब यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे Qt निगेटिव रहता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। अगर दोनों चार्ज सिमिलर नेचर का है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। मींस जब किसी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, मींस पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस मैं यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे दो एटम्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा। मींस दोनों एटम एक दूसरे के करीब आ रहा है और करीब आने से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है और करीब आ रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, और वही चीज रियल लाइफ में भी होता है। अब मान लो देखो यहाँ पे वो स्टूडेंट फर्स्ट डे देखा कि वो मेरा स्टूडेंट बन सकता है, सेकेंड डे उसके पास जाकर बैठा, उनके बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन शुरू हो गया। अगले दिन अब उसी से गप करेगा, पढ़ाई लिखाई की बात करेगा। मीन्स उनके बीच में क्या बन रहा है जी, फ्रेंडशिप। रियल लाइफ का वर्ड फ्रेंडशिप है, बट केमिस्ट्री की दुनिया में जब दो एटम एक दूसरे के करीब आता है तो उसके बीच में क्या बनता है जी, बॉन्ड। अब उसी को मैं ग्राफिकली यहां दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा। दो एटम एक दूसरे से जब अनबॉन्डेड है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए, स्लाइटली कम क्लोजर आने के बाद उनके बीच में फोर फोर्सेस लगना शुरू हो जाता है, दो अट्रैक्टिव दो रिपल्सिव। लेकिन नेट अट्रैक्टिव रिपल्सिव से ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से एटम और करीब आने लगता है। एटम करीब आ रहा है और उसकी वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है बट पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। मींस एटम करीब आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। यहां देखो इस चीज को। अब दो एटम जब एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उनका पोटेंशियल जीरो होगा। देख लो, जब R टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो E टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों एटम जब R टेंस टू इन्फिनिटी तो E भी जीरो हो जाएगा। व्हेन R टेंस टू इन्फिनिटी तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू जीरो। इसका मीनिंग हुआ दोनों एटम अनबॉन्डेड है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है जी, इनफाइनाइट है, और इनके बीच का पोटेंशियल जीरो है। इसलिए ग्राफिकली मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब दोनों एटम एक दूसरे के करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आने से धीरे धीरे जैसे जैसे करीब आता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इनका पोटेंशियल घट रहा है। मींस दोनों एटम करीब आ रहा है, करीब आते 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 एक मोमेंट आया जब दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गया है। अब इतना करीब आ गया है दोनों एटम कि अब और करीब नहीं आ सकता है। दोनों एटम एक दूसरे के इतना करीब आ चुका है कि अब और करीब नहीं आ सकता है। तो अब गौर से देखिए, सेम सिचुएशन अब रियल लाइफ में है। जो इससे मैं आपको बताया कि दो स्टूडेंट्स है, अब पहला दिन पास बैठा, सेकंड दिन जाकर के उससे गप करने लगा, दोनों पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है, दोनों साथ में बाहर जा रहा है, दोनों बीच में ब्रेक में मतलब समोसा चाउमीन खा रहा है। अब ये धीरे धीरे हो क्या रहा है जी, उनके बीच का फ्रेंडशिप बढ़ रहा है। अब और करीब आते जा रहे हैं, अब और करीब आते जा रहे हैं, अब और करीब आते जा रहे हैं। वही सिचुएशन यहां है। दोनों एटम्स एक दूसरे करीब आते 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 इतना करीब आ गया कि अब और करीब नहीं आ सकता है। मीन्स अब दोनों एटम दो न रहा, एक हो गया। मीन्स दोनों एटम अब दो न रहा, एक हो गया, और ये एटम नहीं रहा, अब क्या बन गया जी, मोलेकुल बन गया, मोलेकुल हो गया। अब इस समय दोनों ही एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो बोलते हैं कि इनके बीच में क्या हो गया जी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ये दो अलग अलग नहीं है, अब एक हो चुके हैं। यही रियल लाइफ में भी होता है। दो स्टूडेंट्स अननोन रहते हैं एक दूसरे से फिर फर्स्ट क्लास में, और धीरे धीरे उनके बीच में फ्रेंडशिप बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब वो इतने करीब हो जाते हैं
कि वो दोनों दो नहीं रहते हैं, दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि दो अलग अलग आदमी है लेकिन दिल उसका एक हो गया है। तो उसी समय कहा जाता है कि उनके बीच में एक्चुअल फ्रेंडशिप आ गया, जो केमिस्ट्री की दुनिया में उसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड, और रियल लाइफ में उसका नाम क्या है जी, फ्रेंडशिप है। ये चीज है। अब होता क्या है, इस समय दोनों एटम्स, अब एटम नहीं रहा, दोनों एक दूसरे करीब आकर के अब पूरा एक यूनिट बन चुका है और उस यूनिट को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इसकी और मींस अब और चाहो कि और दोनों एटम एक दूसरे करीब आ जाए तो संभव नहीं है। अब होता क्या है कि अगर मान लो कोई और इसको दोनों एटम को कंप्रेस करके एक दूसरे करीब लाए तो देखो ग्राफ कैसे होगा। जैसे ही एटम्स को और करीब लाने के लिए उसको कंप्रेस कीजिएगा, एकाएक पोटेंशियल ग्राफ देख लो पॉजिटिव होगा, मींस पोटेंशियल जी क्या हो गया जी, पॉजिटिव हो गया। पोटेंशियल जी पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ, पोटेंशियल जी के पॉजिटिव का मतलब हुआ रिपल्सिव फोर्स आ गया। मींस अब दोनों एटम एक दूसरे के बहुत करीब आकर के एक मॉलिक्यूल बन गए हैं, मींस इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया है। अब और दोनों इन दोनों एटम्स को और करीब लाओगे तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के बदले क्या आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि रिपल्सिव फोर्स जब टू एटम्स के बीच एग्जिस्ट करता है, जब रिपल्सिव फोर्स किसी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है, तभी उस पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि मैं बताया हूं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल सिमिलर नेचर का है, मींस दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है, तो उस केस में उनके बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। मींस सिस्टम के अंदर अगर रिपल्सिव फोर्स है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो यही ग्राफ बता रहा है कि जब एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाता है उस समय उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम, उस समय उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होता है। उस समय दोनों एटम दोनों रहता है एक बन जाता है और उस समय बोलते हैं कि मॉलिक्यूल बन गया। उस समय उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से उस समय उनके बीच का जो पोटेंशियल होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। उस समय वो दोनों एटम्स नहीं मॉलिक्यूल बन चुके हैं, बॉन्ड फॉर्म हो गया उनके बीच में, यह कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन अब उन दोनों एटम को और करीब लाने के लिए कंप्रेस करोगे तो उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होने लगेगा। और देख लो ग्राफ यही बता रहा है, मींस पोटेंशियल का निगेटिव वैल्यू कम हो रहा है, मींस पोटेंशियल का वैल्यू घट रहा है, मींस उसका पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जीरो हुआ और इसके आगे क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। मींस मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जब टू एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल बन जाता है, उसके बाद उनको और करीब लाना चाहोगे और उनको कंप्रेस करोगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के बदले रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा और केमिकल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे रियल लाइफ में होता है। अब देखो जी, रियल लाइफ में जैसे मैं आपको बताया तो टू स्टूडेंट्स एक दूसरे के करीब आया, पास बैठा, फिर उनके बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हो गया। अब हर रिलेशन का एक मर्यादा होता है, अगर उसको तोड़ दोगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे केमिस्ट्री में दिखाया कि टू एटम्स जब एक दूसरे के काफी करीब आ चुका है, इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो गया है और दोनों एटम अपने आप को खत्म करेंगे कि मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके बाद अगर उनको करीब लाना चाहोगे तो वो बॉन्ड खत्म हो जाएगा और मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। सेम रियल लाइफ में भी होता है। आपका फ्रेंडशिप कब खत्म हो जाएगा, मान लो कोई आपका बहुत अच्छा गहरा दोस्त है, फास्ट फ्रेंड है, अब उसके इंटरनल अफेयर में भी अगर आप घुसना शुरू कर दोगे तब उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी का अपना अपना कुछ पर्सनल होता है, आपका फ्रेंड होने के बावजूद। अब तुम मुझसे कुछ, अरे तुम मुझसे बात क्यों किया, तुम उसके साथ क्यों घूमने गया, कल रात में तुम कहां था, जब ये सब क्वेश्चन तुम पूछेगा तो बोलो उधर, और उस समय ही दोस्ती खत्म हो जाएगा। तो वही बात यहां भी है। एक मिनिमम जो यहां पे जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका है उसके बाद भी अगर एटम्स को और करीब लाना चाहोगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो ब्रेक हो जाएगा और सिस्टम के अंदर पोटेंशियल
का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स इनके बीच में फिर से क्या आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा और फिर से एटम एक दूसरे से अलग हो जाएगा। और यही इस बात को बता रहा है कि एटम्स का मोलिक्यूल में जो कन्वर्सन होता है, एटम्स जब करीब आकर एक दूसरे के केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस समय दोनों एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल जी उसका मिनिमम होता है। अब एक और बात यहां मैं बताना चाहूंगा और वो होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन बोला जाता है इट इज हीट एनर्जी रिलीज्ड या इट इज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो एनर्जी बाहर निकलता है वही उस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। अब स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होता है ये बात समझने में कि बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एनर्जी बाहर कैसे निकल जाता है। तो देखो जी कैसे बाहर निकलता है, पहले तो रियल लाइफ का सुनो और फिर यहां पे केमिस्ट्री का देखना। दोस्ती कैसे ही बनता है, दोस्ती कैसे बनता है जी, आप कोई है जो आपका फ्रेंड्स है उसके साथ समय बिताते हो। समय दुनिया का सबसे जो अगर कोई महंगा चीज है तो उसका नाम है समय। आप किसी को दोस्त बनाने के लिए उसके साथ बैठते हो, उसके साथ टाइम बिताते हो, उसके साथ बाहर घूमने जाते हो, समोसा खाते हो, चाउमीन खाते हो, फिल्म देखते हो, समय पैसा खर्च होता है ना। ऑल आर एनर्जी, मनी, टाइम, एवरीथिंग आर एनर्जी। ये सब खर्च करते हो, उसके बदले में फ्रेंडशिप बनता है। तो एक मान लो कोई आदमी का, दो आदमी का फ्रेंडशिप 2 दिन का है और किसी का 2 साल का है, क्या दोनों को बनाने में सेम एनर्जी लगा है? नहीं। 2 साल वाले फ्रेंडशिप को बनाने के में बहुत सारा समय और पैसा खर्च हुआ है और 2 दिन का जो फ्रेंडशिप है उसको बनाने में बहुत कम समय, बहुत कम पैसा खर्च हुआ है। इसलिए दोस्ती का एनर्जी अगर केमिस्ट्री में बात करें तो दोस्ती की एनर्जी किसमें ज्यादा होगा? 2 साल वाले में पक्का होगा, क्योंकि वो 2 साल का फ्रेंडशिप बनाने में आपको बहुत समय, बहुत पैसा खर्च करना पड़ा और 2 दिन के दोस्ती बनाने में कम करना पड़ा। सेम यहां भी है। जिस बॉन्ड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, अब एनर्जी रिलीज कैसे होता है तो उसको देखो। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है, दोनों एटम्स है। जैसे जैसे आपका एटम्स एक दूसरे के करीब आने लगता है वैसे वैसे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मीनिंग हुआ पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। एक समय आया जब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? मिनिमम हो गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ, बॉन्ड फॉर्म होने से पहले पोटेंशियल एनर्जी अप्रोचेस टू 0 था, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहां पे आ गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ वही क्या कहलाता है? बॉन्ड एनर्जी। उतना ही एनर्जी क्या होगा जी? बाहर निकला। तो ये तरीका है जिससे मैं बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एनर्जी कैसे रिलीज होता है। तो रियल लाइफ को भी मैं कंपेयर कराया और केमिस्ट्री को भी। अब यहां पे देखिए, ये जो आपके एटम्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर मॉलिक्यूल बन गए हैं, अब इस मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी जितना ही कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मीनिंग होगा और पॉइंट नीचे आएगा, ये जितना नीचे आएगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि आपका बॉन्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। जितना ज्यादा जितना ही कम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा, पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा निगेटिव होगा, आपके बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई आई यूज बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब अगला पॉइंट आपको दिख रहा है कि 2 एटम्स ए है, इनके बीच में बॉन्ड है। बॉन्ड को दिखाने के लिए मैं इस तरह से डंडा टाइप दिखाते हैं, जैसे कैसे मैं दिखा रहा हूं, ए और ए के बीच। ये कोई डंडा उंडा होता नहीं है, बॉन्ड कोई डंडा नहीं है। क्या 2 आदमी एक दूसरे का दोस्त, उनके बीच में कुछ दिखता है फिजिकल चेंज? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो फ्रेंडशिप इमोशनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो यहां भी है। ये बॉन्ड उंड कुछ नहीं है, ये कोई डंडा कुछ नहीं होता है, लेकिन सिंबलाइज करने के लिए,
कि सामने वाले को पता चले कि ये दोनों एटम्स अलग अलग नहीं हैं, अब एक हो चुके हैं। हम लोग इस तरह से एक डैश का इस्तेमाल करते हैं, और इसी डैश को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इस डैश का नाम है बॉन्ड लेंथ। इसका नाम है बॉन्ड लेंथ, इसका नाम है बॉन्ड लेंथ। जब टू एटम्स एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड फॉर्म किया रहता है तो उनके बीच में उनको बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डैश का रिप्रेजेंट यूज करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोई डंडा होता नहीं है, फिजिकल कुछ नहीं होता है, वो केवल अंडरस्टैंड करने के लिए रहता है, और उसी डंडा से हम लोग बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बॉन्ड लेंथ टर्म आ गया, बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन क्या होगा? तो बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन होता है इट इज डिस्टेंस बिटवीन, इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। दो एटम्स जब एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, उस समय दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है वही उसका बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन फिर मैं बोल रहा हूं, इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। टू बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स पे। एटम का साइज जितना बड़ा होगा, जिसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसका साइज जितना बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ही बड़ा होगा। मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम्स, जो एटम बॉन्डेड है। अब बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया। बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन इट इज हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। किसी कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एनर्जी बाहर निकलता है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी बाहर क्यों निकलता है उसका भी मैं आंसर दे दिया, क्योंकि जैसे जैसे एटम एक दूसरे बॉन्ड फॉर्म करता है उनका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी घटता है। वही पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। जितना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी होता है उतना ही एनर्जी बाहर निकलता है, और इसी वजह से उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अब एक न्यू टर्म आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन BDE। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेफिनेशन होता है इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, ए कोवलेंट बॉन्ड। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी का मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। नॉर्मल केसेस में बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होता है, क्योंकि किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको उतना एनर्जी देना पड़ेगा। क्योंकि जिस बॉन्ड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। जैसे आप रियल लाइफ से कंपेयर करो, मान लो किसी की दोस्ती 2 दिन की है और किसी की दोस्ती 2 साल की है, किसकी दोस्ती तोड़ना आसान होगा? पक्का 2 दिन वाले का, क्योंकि 2 दिन वाले के दोस्ती बनाने में बहुत कम एनर्जी खर्च हुआ है, बहुत कम एनर्जी बाहर रिलीज हुआ है, आप उतना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोस्ती खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है उसी बॉन्ड को ब्रेक करने में उतना ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ता है। इसलिए जिस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उस बॉन्ड का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स मैं लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ molecule is directly proportional to bond energy and inversely proportional to potential energy, right? Means किसी भी मोलेकुल का स्टेबिलिटी उसके बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उस मोलेकुल का बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा तो मोलेकुल का स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यह था एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हालांकि मैं ये जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, आपको आगे बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन अभी आपके लिए मोटा मोटी तौर पे
तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों एक ही है। बॉन्ड एनर्जी वह होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग बाहर निकलता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वह है जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो आपके लिए मोटा मोटी तौर पे दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंस है इनमें, जिसको मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो दिस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन भी आपको बता दूं, वैसे डेफिनेशन बता दिया हूं, मैं इसको लिख दिया हूं, अब वर्ड्स देख लो। बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन, इट इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, इट इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल बॉन्ड। जनरली बॉन्ड एनर्जी आपका पर मोल के टर्म्स में रहता है, इसलिए मैं बोला कि 1 मोल बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होता है, बाहर निकलता है, वो बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? तो इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड। यहाँ पे हीट को आप छोड़ सकते हो, इट इज एनर्जी डायरेक्ट बोल सकते हो। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड। 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो कहलाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के जो मैग्नीट्यूड होता है वो नॉर्मली दोनों सेम होता है, बट उसमें कोई डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस क्या है वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मीन्स बॉन्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज वैल्यू होता है। यही थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूं क्या मैं बोल रहा हूं। तो देखो जी, इसके लिए यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मीथेन, मीथेन के पास 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस चारों बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम नहीं होगा, क्योंकि चारों बॉन्ड एक साथ एब्रप्टली ब्रेक नहीं होता है। इफ ए मोलिक्यूल हैज मोर देन 1 बॉन्ड्स ऑफ 1 टाइप, तो सभी बॉन्ड सक्सेसिवली ब्रेक होता है, 1 बाय 1 करके बॉन्ड ब्रेक होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट मान लो D1 है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट D1 ही नहीं होगा, उसे D1 से अलग होगा। वो मान लो D2 है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट D3 है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा D4 है। तो D1 D2 D3 D4 क्या हुआ? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड हुआ। D1 D2 D3 and D4 are bond dissociation energy of CH bond in methane। अगर D1 D2 D3 D4 अगर आप मीथेन में CH बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड क्या होगा? सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इन मीथेन इज इक्वल होगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 बाई 4। दिस इज द पॉइंट। मीन्स बॉन्ड एनर्जी सभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज होता है। लेकिन अगर मोलिक्यूल के पास, इफ मोलिक्यूल हैज ओनली 1 बॉन्ड ऑफ 1 टाइप, मोलिक्यूल के पास अगर एक बॉन्ड, एक टाइप का बॉन्ड अगर एक ही है, तो उस केस में एवरेज और एक्चुअल सेम होगा, राइट। एज पर एग्जाम्पल Cl2 की बात करो, H2 की बात करो, Cl2 में क्लोरीन क्लोरीन एक ही बॉन्ड है जी, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड यहाँ पे है। तो जिसमें मोलिक्यूल का, जिस मोलिक्यूल के पास एक ही बॉन्ड होगा ओनली 1 टाइप का, तो उस मोलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बट इफ मोलिक्यूल हैज मोर देन 1 बॉन्ड्स ऑफ सेम टाइप, एक टाइप का अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है, लाइक मीथेन, मीथेन में CH बॉन्ड 4 है, तो उस केस में जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो सभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज वैल्यू होगा, लाइक दिस। दिस इज द पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 1 टाइप। 1 टाइप के जितना बॉन्ड होगा एक मॉलिक्यूल में, उसका एवरेज वैल्यू होगा बॉन्ड एनर्जी।
लेकिन जब मॉलिक्यूल के पास एक ही बॉन्ड होगा एक टाइप का, तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिस एनर्जी दोनों क्या होगा, सेम होगा।